हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आप जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फोर्थ चैप्टर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले सभी चैप्टर और विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अगर वो क्लासेस नहीं लिए आपसे किसी भी भाई ने बहन ने, ठीक है, किसी भी छात्र ने, ठीक है, उन क्लासेस को लो, क्योंकि 10th क्लास इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए जीके पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्टली आपको मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको बताना कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्लासों की। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो या आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तो आपके सामने स्लाइड है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर करके और लैंगिक के मतलब के इशू को जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे इशू होते हैं, कौन कौन से इशू होते हैं, और इनके लिए आंदोलन चलाए हैं या नहीं, या आंदोलन में सक्सेस हुए या नहीं, ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है श्रम का लैंगिक विभाजन। कोई भी श्रम हो उसमें लैंगिक विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय जो होता है उसमें, और नारीवादी आंदोलन को जानेंगे हम। ठीक है, सांप्रदायिकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाति और राजनीति के बारे में जानेंगे, आपस में कैसे रिलेट होती हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को जानेंगे, जो कि आपके अंदर एक समझ अच्छी पैदा करेगा। तो शुरू करते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन कैसे होता है। श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, या महिला की देखरेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं, जैसे कि आपके घरों में होता होगा। एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर चार दीवारी में समेट कर ही रखा जाता है। ये सारी चीजें सोच हैं, जैसी सोच है, जैसी आज के वर्तमान में भी बहुत जगह ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब क्या कहना नारीवादी आंदोलन में क्या है ऐसा। महिलाओं का शासन अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। उनके उद्देश्यों को, उनको जो भी उनके एक समान समझा जाए, उनके उद्देश्यों को जाना जाए। ठीक है, वह क्या वो किसी चीज में भी सक्सेस नहीं है। और आज के समय तो ऐसा हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं। ठीक है, सभी हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई है। अभी फिलहाल भारत का समाज एक पितृ प्रधान देश है, मतलब कि पुरुष। इसके बावजूद आज महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को भी अभी भी कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे कि पुरुषों में 76% मुकाबले महिलाएं साक्षरता है 54%। ठीक है, ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। ये तो बहुत गलत है। ठीक है भाई, एक ही पोजीशन पर लग रहे हैं, अगर उन्हें उन दोनों ने एक वेतन नहीं मिलेगा तो नाइंसाफी बिल्कुल। ठीक है, अलग अलग वेतन देने गलत है। तो जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती हैं घर को लगा करके। ठीक है, आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्राधान्य दिया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में मार दिया जाता है, और भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है। महिलाओं को पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं, और ये घटनाएं घर में ही, घर के बाहर भी होती हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पर आप डेली न्यूज में सुनते भी होंगे। ठीक है, महिलाओं का राजनीतिक में प्रतिनिधित्व कैसा होता है ये जान लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आपके सामने बोर्ड इसमें परसेंटेज वगैरह दिखाई हुई है। ठीक है, ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, देख लेना आप। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता आज के समय में भी। विधायकों में महिलाओं में प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। महिला मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है। ठीक है, स्थानीय स्वशासित निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसे निकायों के 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लंबे समय से लंबित है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म और राजनीति, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। धर्म हमारे राजनीति और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, कुछ देशों में बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को भारी नुकसान होता है। इससे बहुसंख्यक आतंक की पोषण मिलता है। ठीक है, धर्म और राजनीति से रिलेटेड भी बातें हैं, देख लो। ठीक है, संप्रदाय क्या है। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में जो हो रहा है। जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आपको लग रहा होगा, दिख भी रहा होगा, हिंदू 80.5% है, मुस्लिम इसमें
13.40% है, क्रिश्चियन 3.230% है, सिख 1.90, अदर्स 1.9% है। ठीक है, परसेंटेज भी पैराग्राफ के दिखा दिया हमने। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग को लगता है कि उनका धर्म अन्य धर्मों से बेहतर है। ऐसे लोग अक्सर दूसरे धर्मों के लोगों को अपना वर्चस्व जमाने में करते हैं और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षा की भावना के घर भर जाती है। ठीक है, संप्रदाय का नाम समाज ध्रुवीकरण की अक्सर कोशिश की जाती है। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में बहकर भरने के लिए धार्मिक चिन्हों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपीलों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उनको डराया जाता है। कुल मिला के ये कई बार सांप्रदायिकता उग्र रूप से ले लेती है और फिर सांप्रदायिकता के दंगे और नरसंहार होने लगते हैं। ठीक है, जैसा कि देखने को मिलता है कई जगहों पर होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शासन, सेकुलरिज्म गवर्नमेंट, जिस शासन व्यवस्था में सभी धर्म को समान दर्जा दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। भारत के संविधान में यह घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार भारत में कोई भी धर्म राज्य के धर्म नहीं माना गया है और भारत में लोगों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की छूट देता है। संविधान धर्म के नाम पर भेदभाव मना ही करता है। संविधान सभी को एक समान मानता है। ठीक है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है, वो संविधान सभी को एक समान समझता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन भारत का संविधान सरकार को धार्मिक मुद्दों में तब हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है जब विभिन्न समुदायों में समानता बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपको देख रहे होंगे सभी चिन्ह इसमें। जाति और राजनीति के ऊपर कैसे होती है? जाति व्यवस्था भारतीय समाज की अनूठी खासियत है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलती। जाति व्यवस्था के अनुसार किसी भी जाति का एक तय पैसा होता है। उस पैसे का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होता है। अक्सर किसी भी जाति के लोग अपनी संविधा और जाति के विशेषण प्रति गहरा लगाव रखते हैं। ठीक है, और कुछ जाति को ऊंची जाति माना जाता है तो कुछ को नीची जाति माना जाता है। भारत में सामाजिक धार्मिक विशेषता मैंने आपके सामने रखी है, ये देख लेना आप। जाति और आधारित पूर्वग्रह क्या है इनका? ठीक है, हमारे समाज में जाति पर आधारित कई पूर्वग्रह हैं। अभी भी ग्रामीण परिवेश में नीची जाति के लोग की ऊंची जाति के लोगों के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने में अनुमति नहीं होती। ऊंची जाति के लोग, कई लोग तो दलितों की परछाई से भी दूर रहते हैं। ठीक है, लेकिन कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण जातिगत विभाजन धूमिल पड़ते जा रहे हैं। आर्थिक विकास तेजी से होता, शहरीकरण, साक्षरता, पेशा चुनने की आजादी, गांव में जमींदार की कमजोर स्थिति के कारण जातिगत विभाजन कम कम होता जा रहा है। अभी थोड़ी अवेयरनेस है। अभी भी जब शादी करने की बात आती है तो जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, लेकिन जीवन के अन्य संदर्भ में भारत में जाति का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। सदियों में ऊंची जाति के लोगों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिले, इसलिए उन्होंने आर्थिक रूप से अधिक तरक्की की। पिछड़ी जाति इसके लोग अभी भी सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक में जाति, भारत की राजनीतिक में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। किसी भी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन उस क्षेत्र के जातीय समीकरण के आधार पर होता है। ठीक है, ये देख लो आप, जैसे कि राजपूत, यादव, जाट होते हैं, ये सभी चीजें आपके सामने दिख रही होंगी। हर जाति के लोग राजनीतिक सत्ता में अपना हक लेने के लिए अपनी जातिगत पहचान को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जातियों में बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए कई जातियों ने मिलकर अपना एक खास गठबंधन बना रखा है ताकि राजनीतिक मोलभाव में बढ़त मिल सके उन्हें। ठीक है, जाति समूह को मुख्य रूप से अगड़े और पिछड़े वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन जातिगत विभाजन के अक्सर समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और हिंसा भी हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और एक नियम, एक कानून होना चाहिए इन चीजों के लिए। ठीक है, कि ये एक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ तक सीमित ही है कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर के। ठीक है, जैसे हमारा संविधान है, सबको एक साथ समझता है, एक समान समझता है। जातिगत असमानता के बारे में, जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलती है और ऊंची जाति के लोग सामान्यतः संपन्न होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं। दलित अथवा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। सबसे निम्न जाति गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, गरीब रेखा से नीचे जैसे मैंने आंकड़े बता रखे हैं आपको, ये देख लेना आप। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद को आंसर के साथ मैंने दे रखे हैं। इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? स्वीडन, नॉर्वे, भारत, फिनलैंड। मतलब कि और सभी देशों में देख लो इनकी टक्कर में, लेकिन भारत में नहीं है। नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? महिलाओं के विशिष्ट मानने वाले गुण? नहीं, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसर को विश्वास करता है। ये बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसका और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। 2%, 5%, 6%, 3%। 5% कम है। विधानसभाओं की बात हुई है, राज्य की।
ठीक है। नेक्स्ट है लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम। लिंग विभाजन की बात की है, इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पर बेहतर बनाने की मदद की, ये इंपॉर्टेंट यही है। इसने महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा दिया था, पर इतना मजबूत नहीं है ये आंसर। स्थिति वैसी ही बनी है जैसी, ये तो गलत हो जाते हैं इनमें से, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए आधी सीटों को चुनाव आरक्षण है, गलत है। 1/3 महिला सदस्य नियुक्त हैं, गलत है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? महिलाओं के लिए सेक्स को कैरियर का अवसर सुधार होना चाहिए आंदोलन के लिए उल्लेख करता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, ये भी एक। उन्हें घरेलू नौकरियों से प्रशिक्षित करना, उन्हें राजनीतिक में कानून से, उन्हें घरेलू नौकरियों से प्रशिक्षित करना इधर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें 7th क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सी आंसर ठीक था। नेक्स्ट है आपके सामने 7, भारतीय समाज माना जाता है एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है, ये तो है, ठीक है। मात्र गलत है, भ्रातृ गलत है, ठीक है। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय? अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के विभाजन, पुरुष और महिलाओं के बीच ही लैंगिक विभाजन कहलाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात किस स्तर तक गिर गया? 800 से भी नीचे गिर गया। कुछ ऐसे स्थान है, स्थान की बात की ना कि राज्य, ठीक है, राज्य के अंदर जी स्थान है, ठीक है। आशंकीय रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आशंकीय रूप से अन्य जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन के कारण आधुनिक परिवर्तन गमे गारंटी, जैसे कि मौलिक है, सामाजिक, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, पेशेवर। तो सामाजिक आर्थिक के कारण गिर गया, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। और इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुष और महिलाओं दोनों को समान काम करने के लिए समान वेतन के भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? वह समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, ठीक है, या समान काम से संबंधित, ये तो गलत है, लिंग से गलत है, तो मजदूरी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मजदूरी तो है सब कुछ। इनमें से कौन सांप्रदायिकता के रूप से के बारे में सत्य है? सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार या उपरोक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता आपके सामने। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह, तलाक, दत्तक या वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी, तो डी सभी हैं इनमें से, पारिवारिक तो सभी हैं ये मामले, ठीक है। जाति व्यवस्था को टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता का विकास, सभी है, तो व्यवसाय ग्रोथ, ये डी इज द राइट आंसर होता है। आपके सामने मैंने स्लाइड में सभी क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, आपको काफी हद तक मदद मिलेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। हाँ, तो आशा करता, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस विद क्लास, ठीक है। जो मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से, बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं है, इन कमेंट कुछ तो बता दिया करो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ही इन्हीं में से लाता हूँ मैं, ठीक है, और आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।